किसान और सरकार के बीच आज 3 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। सरकार फिलहाल कानून में बदलाव को लेकर तैयार नहीं दिखाई दे रही है, तो वहीं किसान भी आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि एक राउंड की बातचीत अभी और होनी है। गुरुवार को किसानों और दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी और आज की बातचीत पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल हुए। किसानों के 32 यूनियन के प्रतिनिधियों ने सरकार से आखिर बात की आज के सेशन में। लेकिन चलिए, तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाए। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। तो ये थे कृषि मंत्री जो कि बोल रहे थे कि आज का बातचीत का दौर कैसा रहा, लेकिन आगे भी बातचीत होने वाली है। वहीं किसान नेता का क्या कहना है, ये आपको वो भी सुनाते हैं। सरकार इसे गल ते रही है कि छोटी कमेटी बनाओ, अब चर्चा करते रहेंगे, आंदोलन वापस लो। ये गल रद्द हुई है कि आंदोलन लगातार जारी रहूगा। असं आपकी जथेबंदी की तरफों कहना चाहते हैं कि सरकार ने की देना है कि यह चर्चा कर करके लंबा समा करके जो लोग फंसे बैठे हैं, दिल्ली के लोगों को किड्डी समस्या भी खड़ी है, किन्ने लोग फंसे खड़े हैं इस घरों में, उन्होंने होर तकलीफ देनी है। यदि कोई परवाह नहीं सरकार को, जितनी मर्जी तकलीफ हो, चर्चा करते रहना है, मसला नहीं हल करना, ये सरकार की नीयत है। तो किसान नेता यहाँ पे साफ तौर से आज की बातचीत के दौर से खुश नहीं लग रहे। लेकिन चलिए, आज की बातचीत का दौर कैसा रहा, हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो असीम, बताएं, आज 3 घंटे बातचीत चली, लेकिन कहीं बात बनी नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। बताएं, अपडेट दें, क्या कुछ हुआ। जी सही कहा, अभी तक कोई सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकला है। पिछले 5 दिनों से किसान जो है आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। आज सरकार ने उनको यहाँ पर वार्ता करने के लिए जो है बुलाया था, बातचीत हुई, उनको प्रेजेंटेशन दिया गया, उनको समझाया गया कि किस तरह से ये सरकार जो है 3 नए कानून लेकर के आई है, इनसे किसानों को जो है फायदा होने वाला है। लेकिन किसान जो है अपनी मांगों पर अडिग जो है हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि सरकार जो है पहले रोल बैक करे, उसके बाद बातचीत जो है हम करेंगे। सरकार ने ये भी पेशकश की कि हमें कमेटी जो है बना देते हैं, वो कमेटी जो है सब पक्षों का सुझाव जो है वो लेगी और उसके आधार पर काम जो है वो करेगी। लेकिन किसानों यूनियन ने उन मांग को ये भी ठुकरा दिया। किसान यूनियन कहना था कि सभी लोग मिलकर के इसमें बातचीत जो है वो करेंगे। तो सरकार ने 1 दिन का वक्त जो है और लिया। सरकार का कहना है कि हम भी डिस्कशन जो है वो करते हैं अपने बीच में और आप लोग भी अपना डिस्कशन जो है वो करें और किसी नतीजे पर जो है लेकर के पहुंचे। तो एक पॉजिटिव चीज है कि अभी तक ये डिस्कशन जो है टूटी नहीं है, ये चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। गुरुवार को 12 बजे दोबारा से बैठक जो होगी, उस वक्त हो सकता है कि शायद किसान जो है कुछ अपने मुद्दे जो है दोबारा से सामने रखे, सरकार भी थोड़ा सा झुके और एक पॉजिटिव टास्क की तरफ जो है बातचीत जो है बढ़े और जाकर के ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन आज की बैठक जो है पूरी तरह से बेनतीजा रही। अब बैठक 3 दिसंबर को दोबारा होगी, जिसके ऊपर सबकी नजरें जो है वो रहेंगी कि तब क्या सरकार झुकती है या किसान झुकते हैं या किसी बीच का रास्ता जो है वो निकलता है। तो असीम, हमें ये बताएं कि देखिए, सरकार रोल बैक करने को तैयार नहीं है, किसान अपनी मांग पर जो है वो अड़े हुए हैं, तो मामला आखिर फंस कहां रहा है? देखिए, जो किसान है वो कहते हैं कि हमको सबसे पहले तो ये बिल जो है उसको रोल बैक किया जाए। अगर आप रोल बैक नहीं करें तो हमें गारंटी दी जाए कि जो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी जो है वो दी जाए। तो साथ साथ एक बिजली का वो और पराली का मुद्दा जो है वो भी आज किसानों ने यहाँ पर उठाया। तो ये अपना मुद्दा जो है किसानों ने अपने सरकार के सामने जो है वो रखा है। सरकार भी अब डिस्कशन। चलिए, यहाँ पर सिम की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जैसा कि वो कह रहे थे कि किसान जो है वो पूरी तरह से रोल बैक करने को कह रहे हैं सरकार से और उसके बाद एक और बातचीत का दौर होगा। उसके बाद किसान जो है मांग करें उसके मुताबिक जो है अमेंडमेंट किए जाएं। असीम जुड़ गए हमारे साथ। असीम, आप बता रहे थे कि किसान चाहते हैं कि पूरा रोल बैक हो जाए।
आज ही सही कहा, किसानों की यही मांग है कि जो 3 आप कानून जो लेकर के आए हैं कि मंडियों से बाहर कहीं भी जो है फसल बेच सकेंगे, या फिर उसको आप रोल बैक जो है पूरी तरह से करिए। सरकार भी इसको, सरकार जो कहती है, सरकार का साफ कहना था कि रोल बैक जो नहीं होगा, आपकी जो आपत्ति है उसको हम दूर जो है वो करेंगे। तो वो डिस्कशन है, कंटिन्यू डिस्कशन है। पहले भी 2 राउंड का बैठक जो है हो चुकी है। कल जो है जो कृषि मंत्री है उन्होंने अमित शाह से मुलाकात किया थी, आज उन्होंने नड्डा जी से मुलाकात जो है वो की। तो ये मुलाकातों का दौर जो है सरकार में आपस में जो चल रहा है, वो भी चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो निकले। आज किसानों के साथ 3रे राउंड की बैठक हुई, उसके बाद गुरुवार को 4थे राउंड की बैठक जो है फिर से होने वाली है। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश चल रही है कि कहीं ना कहीं एक शब्दों को एक पेज के ऊपर लेकर के आया जाए, कंसेंसस बनाई जाए, सहमति बनाई जाए और आंदोलन को जो है खत्म करा जाए। तब ये देखना होगा किसान जो है वो कितना सहमत होते हैं और सरकार इसको लेकर के कितना पीछे जो है हटती है। तो उसको लेकर के ये बातचीत जो है वो चल रही है। तो आगे जाकर के हो सकता है कि कोई डिस्कशन के अंदर कोई कंक्लूसिव टास्क निकले और किसान और जो सरकार है वो आपस में सहमति जो है बन जाए। चलिए 3 दिसंबर को यहाँ एक और बैठक होनी है और तब उम्मीद करते हैं कोई बीच का रास्ता निकले। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। वहीं किसान लगातार धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। सिंधु बॉर्डर से सहयोगी परीक्षित की खास रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हैं। ये सिंघू बॉर्डर कहलाता है। यहाँ बड़ी मात्रा में किसान इकट्ठे हुए हैं किसान आंदोलन के लिए। वो चाहते हैं कि तीनों फार्म बिल्स को वापस लिया जाए क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ है। हम कम से कम देख सकते हैं कि ये पूरे 10 किलोमीटर स्ट्रेच पे ट्रैक्टर, ट्रक्स, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां भरी हुई हैं और बड़ी मात्रा में किसान हैं। लंगर हो रहे हैं, अलग अलग जगहों में बड़े बड़े लंगर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। दवाइयाँ भी मिल रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं। किसी को कोई परेशानी हो, टूथपेस्ट चाहिए हो, मास्क चाहिए हो, हर चीज़ मिलेगी। एम्बुलेंसेस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। सो काफ़ी दिनों की तैयारी करके आए हैं और अगर इस पूरे प्रोटेस्ट का सुलझाव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इनके साथ डायलॉग सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये एक काफ़ी बड़ा सरदर्द बन सकता है सरकार के लिए। मैं कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डर किस बात का है सबसे बड़ा? बिकॉज सरकार कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है, मंडी सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है और राजनीति हो रही है इस पर। राजनीति नहीं हो रही, किसी भी तरीके की राजनीति नहीं हो रही, किसी भी पॉलिटिकल बंदे को आने नहीं दे रहा। ये सिर्फ किसानों की बात है और किसानों के हित की बात नहीं है, तभी तो किसान बैठा हुआ है। आज अगर किसानों के हित की बात होती, आज वो किसानों को शौक नहीं है अपने घरों से बाहर निकलने का। अगर किसान अन्नदाता है ना, तो किसान को पता है कि हाँ भी क्या सही है क्या गलत है। ये जो 3 कानून है ये इन्होंने बहुत गलत निकाले, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। आज ले लेंगे, 1 घंटे में सारे किसान अपने घर चले जाएंगे। भाई साहब, सरकार का ये कहना है, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि ये जो बिल आए हैं, नए 3 बिल आए हैं, उनसे बड़ी बड़ी मार्केट्स में किसान जा पाएगा, सबसे अच्छा दाम मिलेगा किसान को। एमएसपी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अच्छा दाम मिलेगा और सबसे ज्यादा दाम मिलेगा। नहीं, कहाँ मिलेगा दाम? अब इन्होंने क्या नाम, हमने आलू पैदा किया था, आलू 5 रुपए 8 रुपए बिके हमारा। आज 50 रुपए आलू बिक रहा है। आप नहीं खा रहे क्या आलू? प्याज आप नहीं खा रहे क्या? प्याज ट्रक वाला नहीं खा रहे क्या? प्याज कर्मचारी नहीं खा रहे क्या 80 रुपए खरीद करके? किसान का प्याज तो 8 रुपए 5 रुपए गया। आपको मैं सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं, चना है, जैसे चना समझते हो ना, चना राजस्थान में होता है, कहीं चना नहीं होता। लगभग टिब्बे, जहाँ टिब्बे होते हैं वहाँ चना होता है। चना वहाँ से खरीदेगा 30 रुपए, 5 रुपए खर्चा और करके 35 रुपए में दाल बनवा लेगा, उसको स्टॉक कर लेगा। चना तो सबने चाहिए ना, आटा भी चाहिए चने का। 2 महीने 4 महीने बाद बेचेगा पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, मध्य प्रदेश को, जहाँ भी उसको, जहाँ चने की कमी है 200 रुपए किलो बेचेगा। अभी मूंग की दाल नहीं बिकी क्या आपके सामने? मूंग किसान का तो मूंग 35 रुपए 30 रुपए बिकता है। दाल उसकी बना करके 5 रुपए खर्चा होता है और 200 रुपए बेची इसने। तो आपका एक कहना है कि सरकार ने आपके साथ धोखा किया है? नहीं, हमारे साथ धोखा नहीं किया। हम तो अपने खेत में उगा लेंगे प्याज, आलू, दाल, सब कुछ, धनिया, मटर, मूली वगैरह। आपके साथ धोखा होगा, मजदूर के साथ धोखा होगा, ट्रक चलाने वाले के साथ धोखा होगा, शहर में रहने वाले छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे घर है जो आप भी तो खरीद के खाते हो ना। आप भी अगर स्टोर करेगा, वो मान ले 20 रुपए की चीज खरीद ली उसने, 200 रुपए की चीज बेचेगा, आप नहीं खरीद रहे क्या उसको? हम यही तो लड़ाई हमारी। आज एक किसान की लड़ाई नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, आज 36 बिरादरी की लड़ाई किसान लड़ रहा है। और मैं अपील करना चाहता हूं, आइए किसान के साथ कंधा से कंधा मिला करके लड़िए और नरेंद्र मोदी को इस गद्दी से उतारिए। क्योंकि आज देख लीजिए, किसान ने कुछ चैनल दिखा नहीं रहे, मैं बता देना चाहता हूँ। आज हमारे व्यापार मंडल हरियाणा का
आज पूरा व्यापार मंडल बंद है आज किसान के समर्थन में। आज ट्रक यूनियन बंद है पूरे इंडिया का आज किसान के समर्थन में। एक और बता दूं, आज टैक्सी वाला तो किसान नहीं ना, उसने भी आज किसान का समर्थन किया। आज मजदूर आए आपके सामने, और ये जो मकान बनाते हैं वो मिस्त्री आए और फौजी आए सैनिक, वो भी तो वो किसान नहीं ना, मजदूर। देखिए बहुत बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ किसान आए हैं और जैसे आप एक देख सकते हैं एक ट्रस्ट डेफिसिट है यहाँ जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। बातचीत हो रही है हाईएस्ट लेवल में, गवर्नमेंट में मीटिंग्स भी रोज हो रही हैं, लेकिन यहाँ का गुस्सा देख के लगता है कि वक्त लगेगा इस इशू को सुलझाने में। विद वीडियो जर्नलिस्ट बलबीर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से परीक्षित लूथरा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार के लिए दिसंबर का आगाज मजबूती के साथ हुआ है। सेंसेक्स 500 अंकों की बढ़त बनाने में आज कामयाब रहा है। निफ्टी की बात करें 13,100 के पार ये टिका। बैंक शेयरों में भी हमने आज तेजी देखी। बैंक निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 200 अंकों की बढ़त यहाँ रही। इंडेक्स के 12 में से 10 शेयर जो है वो हरे निशान में रहे, लेकिन पूरा हाल समझते हमारे सहयोगी यतिन मोहता से। यतिन, ये बताएं आखिर बाजार में आज का कारोबार कैसा रहा, किन स्टॉक्स ने आज बेहतर परफॉर्म किया? तो देखिए, अगर आप वेटेज वाइज कहें तो इन्फोसिस आज निफ्टी के टॉप गेनर्स थे, कंट्रीब्यूटर्स थे। इसके अलावा आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और टीसीएस, ये वो चुनिंदा शेयर्स थे जहां 1.5 से 2% की हमने अच्छी तेजी होते हुए देखी। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आज प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयर्स पे दबाव था। तो चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, लगभग आधा से 1.5% तक की वहां मंदी थी। नेस्ले और बजाज फाइनेंस, टाइटन, ये वो दूसरे शेयर्स थे जहां हमने थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखा। अगर आप एफएनओ सीरीज की बात करें तो बहुत अच्छे स्विंग के साथ शुरू हुआ है। अगर आप गेनर्स की बात करें तो टाटा पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, मदरसन सुमी, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये वो शेयर्स थे जहां हमने 5 से 6% की तेजी देखी। इनफैक्ट ये वो स्टॉक्स थे जहां 52 वीक हाई भी हमने बनता हुआ देखा। और अगर आप मिड कैप गेनर्स की बात करें तो जैसे कि हम पिछले हफ्ते भी बता रहे थे, केयर रेटिंग्स में अच्छा मोमेंटम था, 12% ऊपर। आईआईएफएल, एमआरपीएल, एनबीसीसी, लेमन ट्री, वो चुनिंदा शेयर्स थे जहां हमने डबल डिजिट गेन आता हुआ देखा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। ऑटो नंबर्स की बात करते हैं, जहां पर ऑटो सेक्टर को नवंबर में अच्छी बिक्री देखने को मिली है। मारुति की कुल बिक्री 0.2% बढ़कर 1.5 लाख यूनिट से ज्यादा रही है। अशोक लेलैंड की बात करें, पिछले साल के मुकाबले इस साल नवंबर में 5% ज्यादा गाड़ियां बेची गई हैं, जबकि एक्सपोर्ट में तकरीबन 17% की बढ़त दर्ज हुई है। M&M में हमने देखा कि बिक्री 3.5% बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट में 38% की गिरावट आई है। हालांकि ट्रैक्टर बिक्री में 56% का जोरदार उछाल भी दर्ज हुआ है। बजाज ऑटो की 2 व्हीलर सेल्स में 12% की बढ़त आई है। हालांकि कंपनी के कुल घरेलू बिक्री में दबाव रहा। बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा का कहना है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जून ऑनवर्ड्स रिकवरी शुरू हुई, जुलाई में रिकवरी ने तेज पकड़ा, अगस्त वगैरह में ये इसमें रूरल सेक्टर आगे था। लेकिन अब अगर मैं मेट्रोज को हटा दूं, मतलब जो 4, 5, 6, 7 बड़े मेट्रोज हैं, हैदराबाद वगैरह को मिला के बड़े मेट्रोज हैं, इनको हटा दूं तो बाकी जगह रूरल और अर्बन में सिमिलर टाइप का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अर्बन में बिग मेट्रोज और रूरल में वेरी स्मॉल टाउन, ये दो एक्सट्रीम्स पे प्रदर्शन ठीक नहीं है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल। होटल और जेम्स एंड ज्वेलरी समेत कम से कम 8 सेक्टर के लिए कानूनी झमेला खत्म हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उद्योग मंत्रालय ने इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है। लेकिन पूरी खबर क्या है, समझते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर किस तरह के पेचीदे कानूनों का बोझ खत्म किया जाना है, क्या योजना है इसको लेकर? दरअसल उद्योग मंत्रालय ने 8 अलग अलग सेक्टर पर कायदे कानून का बोझ कितना ज्यादा है इसका एक अध्ययन किया, जिसमें हॉस्पिटैलिटी, लेदर, सीमेंट, रिटेल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर शामिल थे। और फिर ये पाया कि इनमें कई सारे गैर जरूरी कानून हैं जिसको हटाया जा सकता है। फिर एक रोड मैप तैयार किया है कि कैसे कंप्लायंस बर्डन को कम किया जा सकता है। इस रोड मैप के तहत 2 चरणों में कंप्लायंस बर्डन को कम किया जाएगा, यानी कानूनों के बोझ को कम किया जाएगा।
पहले चरण में सरकार की कोशिश होगी कि जहां पे लाइसेंस रिन्यू करने की व्यवस्था है या फिर सर्टिफिकेट को रिन्यू करने की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था शुरू कर दिया जाए। इंस्पेक्शन जहां आशंका हो वहीं पे किया जाए, वैसे सामान्यता ना किया जाए। रिटर्न की जो अलग अलग व्यवस्था है, रिटर्न भरने के जो फॉर्म है उसको सिंगल पेज फॉर्म में कर दिया जाए। दूसरे चरण में सरकार की कोशिश होगी कि जितने भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, जो कागजी रजिस्टर है, कागजी रिकॉर्ड है, उन सबको ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड में तब्दील कर दिया जाए। और सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल जब हम गांधी जयंती मना रहे होंगे 2 अक्टूबर 2021 को, उस वक्त तक इस पूरे कंप्लायंस बर्डन का जो रोड मैप है उसको पूरी तरह से अमल कर लिया जाए। और इसके लिए उद्योग मंत्रालय ने संबंधित विभागों को, सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है और जल्द ही एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां पे नियमित तौर पर इसकी निगरानी की जाएगी। शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए लक्ष्मण। छोटे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कोरोना काल में सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल GeM बड़ा सहारा साबित हुआ है और सरकारी खरीद के लिए इस्तेमाल होने पर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने वाले एमएसएमईज में 450% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। साथ ही स्टार्टअप्स भी बड़े पैमाने पर इस पोर्टल से जुड़े हैं। तमाम डिटेल्स लेकर आए हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। छोटे कारोबारियों में GeM की लोकप्रियता बढ़ी है, क्या डिटेल है इस खबर को लेकर आपके पास आलोक? बिल्कुल, देखिए कोरोना काल के मुश्किल दौर में जो सरकारी खरीद GeM पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए हुई है, उससे जो छोटे और एमएसएमई कारोबारियों को बड़ी मदद मिली है, क्योंकि इस दौरान जो छोटे और एमएसएमई कारोबारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन में करीब 450% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस पोर्टल पर जहां करीब 60-61 हजार रजिस्टर्ड एमएसएमई कारोबारी थे, वो बढ़कर अब 3.5 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर ओवरऑल सेलर्स की बात करें तो उनकी संख्या में भी करीब 183% का इजाफा हुआ है। साल भर पहले करीब 3 लाख के आसपास सेलर्स थे, अब सेलर्स बढ़कर 8.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। अगर सिर्फ नवंबर महीने की बात करें तो उसमें 1 लाख से ज्यादा सेलर्स इस पोर्टल के जरिए जुड़े हैं। इसके अलावा जो पोर्टल पर कुछ ट्रांजैक्शंस और वैल्यू है उसमें भी करीब 83% का उछाल देखने को मिला है। ट्रांजैक्शंस वैल्यू जो करीब 40,000 करोड़ रुपए की पिछले साल नवंबर में होती थी, वो नवंबर में बढ़कर 73,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके अलावा पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये पोर्टल जहां से सरकारी खरीद होती है वो इन स्टार्टअप्स को काफी रास आ रहा है। और यही नहीं, जो नए सर्विसेज हैं उनमें भी काफी एडअप हुआ है। कई तरह की सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एयर लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाएं भी इन GeM पोर्टल के जरिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो GeM पोर्टल है इस कोरोना काल के दौरान में जो छोटे और एमएसएमई कारोबारी हैं उनके लिए एक तरह से कहें संजीवनी की तरह बनकर उभरा है। शुक्रिया आलोक। करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के रोजाना मामले कम हो रहे हैं, वहीं नवंबर में अक्टूबर की तुलना में संक्रमण भी घटा है। हालांकि पिछले 24 घंटों की बात करें 31,000 नए मरीज सामने आए हैं और इस तरह देश में संक्रमण के मामले 94 लाख के पार चले गए हैं। लेकिन वैक्सीन के मोर्चे पर अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। मॉडर्न इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगने वाली है, तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा भी किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन क्या है ताज़ा अपडेट, बात करते हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। तो रोहन, कोरोना को लेकर ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं और खास करके वैक्सीन के फ्रंट पर बताएं क्या अपडेट है? टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य सचिव के बयान का भी अपडेट दें। जी, कुल मिला के 31,000 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर और जो ठीक होने वाली की संख्या है इसी दौरान लगभग 42,000 की है। जो ठीक होने वाली की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, नए मामले कम होते जा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। लेकिन लगभग 94,62,000 के लगभग टोटल अब तक जो मामले हैं वो आ चुके हैं। पिछले ही 24 घंटों में 480 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है और इसी की इसमें जो टेस्टिंग की गई थी वो लगभग 10 लाख के लगभग थी। तो ये तो आंकड़ों की बात हो गई। लेकिन वैक्सीन के फ्रंट अगर हम बात करें तो मॉडर्ना ने कहा है कि उसे एक इमरजेंसी वैक्सीनेशन की मंजूरी की ज़रूरत है। इसके लिए वो अप्लाई करेगी। यूएस और यूरोप के देशों में वहाँ पे इमरजेंसी वैक्सीनेशन के लिए उसने अनुमति मांगी है। भारत में एक मामला सामने आया था, वैक्सीन एक चेन्नई का मामला था जिसमें कि एक व्यक्ति ने साइड इफेक्ट होने की बात कही थी। उस पर उसने जो कोविशील्ड है उसके लिए जो उस पर एक 5 करोड़ का जो है जुर्माना हर्जाने की मांग की थी। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट का बयान भी आया है। उनका कहना है कि
कि ऐसे ये जो कोविशील्ड है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी मामले में स्वास्थ्य सचिव ने भी एक बयान दिया है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, कोई नया ड्रग्स आता है या वैक्सीन आती है, तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रेगुलेटर का काम है देखना कि जो साइड इफेक्ट्स की बात की जा रही है वो सही है नहीं, और ये पूरे आंकड़े आने के बाद ही इस बारे में बताया जा सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि पूरे देश के वैक्सीनेशन की योजना नहीं है, हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं है। योजना ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो ट्रांसमिशन चेंज को ब्रेक कर ले, तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो लोग हैं अगर वहां पे हम वैक्सीनेशन कर देते हैं तो इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है, ये स्वास्थ्य सचिव का कहना था। शुक्रिया रोहन तमाम डिटेल्स के लिए। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने अपने नए सियासी सफर की शुरुआत कर ली है। उर्मिला अब शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला ने शिवसेना में शामिल वो हुई हैं और हमें खबर मिल रही है कि उर्मिला मातोंडकर को शिवसेना विधान परिषद में भेजने की तैयारी में है। उर्मिला ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। वो कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर।